नमस्ते दोस्तों, आपके साइंस के पेपर में बचे हैं आप 2 दिन बीच में। इनमें कैसे इफेक्टिव तरीके से आप पढ़ाई करें, इसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप 2.5 स्ट्रैटेजी को यूज़ करिए। ये क्या कहती है कि 2 घंटे आप कोई भी सब्जेक्ट का, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़िए, 30 मिनट्स उसका रिवीजन करिए, फिर आप 2 घंटे कोई दूसरा टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिर 30 मिनट आप फर्स्ट और सेकंड को रिवाइज, यानी जो आपने यहां पढ़ा था वो और यहां जो पढ़ा उसे रिवाइज करिए। रिवीजन में याद रखिए अंडरलाइन करना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करेंगे तो उन्हीं से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। 30 मिनट्स में आराम से हो जाएगा और आपकी साथ साथ स्पीड भी बढ़ती जाएगी। फिर आपने 2 घंटे मान लीजिए, अब नया टॉपिक लिया, बायो से ले लिया, बायो से लिया, अब फिर 30 मिनट आप जो है रिवीजन करेंगे। 30 मिनट रिवीजन करेंगे सर, 1 जो आपने यहां पढ़ा था वो, +2 यहां जो पढ़ा था वो, +3 जो यहां पढ़ा वो, इसे रिवाइज करना है। आपके यहां की जितनी ज्यादा आप रिवीजन करते जाएंगे उतना उसका टाइम कम होता जाएगा। फिर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरा टॉपिक आपने लिया, फिर 30 मिनट रिवीजन में लगाइए। ये थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पहला जो पढ़ा था उससे रिवाइज, फिर दूसरा पढ़ा उससे रिवाइज, फिर तीसरा पढ़ा उससे रिवाइज और फिर चौथा पढ़ा। इसी तरीके से आप इसे कंटिन्यू करिए तो आप देखेंगे कि चौथे राउंड में जब आप ये कर रहे थे, 8वें घंटे की पढ़ाई जब कर रहे हैं, तो आप पहले टॉपिक को पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार इस तरह से रिवाइज कर चुके होंगे। कोशिश करिए कि पहले नंबर पर यहां पर आप वो टॉपिक्स या सब्जेक्ट रखिए जो आपको मुश्किल लगते हैं, क्योंकि उनके नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ते जाएंगे तो वो चीज अपने आप आपके ब्रेन में जाएंगे। केमिस्ट्री की क्वेश्चंस हैं, आपको बायो में कुछ डिफिकल्ट लगता है तो उसके बायो के टॉपिक्स के नाम या डायग्राम्स वगैरह आपको मुश्किल लगते हैं, उन्हें आप कर सकते हैं। और भी कई टॉपिक्स हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हें नंबर 1 पे रखिए ताकि आप उनका रिवीजन दीजिए। आप एक एवरेज पर ही अगर ले लें तो आप मिनिमम कम से कम जो है 5 सेट एक दिन में बड़े आराम से लगा सकते हैं। आपके फाइनल एग्जाम का 10th बोर्ड अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उसमें कम से कम एक दिन के बचे हुए जो लास्ट के 2 दिन है, कम से कम आप 5 सेट इस तरह के तो लगा ही सकते हैं। अब ऐसा करने में जो टफ पार्ट रहेगा, आप देखिए यहां पर आप 4-5 रिवीजन उसके दे चुके होंगे, तो ये आपको उसको बहुत ज्यादा बेहतर बनाएगा। तो कोशिश करिए कि यहां पर आप जो एक ऑर्डर डिसाइड करते हैं, सबसे टफ पार्ट यहां रखिए, उससे कम जो थोड़ा आपको कम टफ लगता है उसे यहां रखिए, आसान वाले को सबसे एंड में रखिए जो आपको आता हो जनरली। तो इस तरीके से आपके ब्रेन में वो बना रहेगा लंबे समय तक। याद रखिए, टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट करने का बड़ा आसान तरीका है रिवाइज, री रिवाइज एंड रिवाइज अगेन। ये फंडा बहुत अच्छे से काम करेगा। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितना आपको बुद्धिमान समझते हैं, इसका टैग आप लेकर घूम रहे हैं अपने स्कूल टीचर से, घर वालों से, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बस नंबर ऑफ रिवीजन अगर आप बढ़ा देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। 2 दिनों में चौंकाने वाले रिजल्ट आप हासिल कर सकते हैं। तो मैंने फिजिक्स के चैप्टर का एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करी है इस वीडियो में कि आप कैसे 15 से 20 मिनट में ही अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि साल भर से आपने इन चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है। तो इन्हें 15 से 20 मिनट में कैसे इफेक्टिवली आप रिवाइज कर सकते हैं, उसको ये आप मेथड आपको बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जब आप एक दिन पहले एग्जाम से 24 घंटे पहले रिवीजन कर रहे होंगे, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और पूरा रिकॉल करेंगे। तो जो चीज उस पर आपको बताई जा रही है टॉपिक, तो कोशिश करिए कि यहां लिखते वक्त उसके आगे की स्टेप आप अपने ब्रेन में ला पाए। इससे आपको पता कॉन्फिडेंस आएगा कि वो चीज आपको आती है, और रिकॉल करने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने फिजिक्स के चैप्टर्स शॉर्ट वीडियोस के जरिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जीतू सर में। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, और जाहिर सी बात है एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि आपने 2 पेपर ऑलरेडी दे दिए हैं, हिंदी का और इंग्लिश का। आपने देखा, नोटिस करा कि पेपर थोड़ा से लेंदी हो रहे हैं। लेंदी उनके लिए हो रहे हैं जिनकी राइटिंग की प्रैक्टिस प्रॉपर ढंग से जिन्होंने नहीं की, उनके पेपर छूटे भी हैं कुछ बच्चों के। अब बचे हैं 3 बड़े पेपर, सोशल का, मैथ्स का और साइंस का। बिग 3 आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो तीनों हैं। 10 से 12 दिन के गैप के अंदर ये सारे, साइंस के गैप के दिन अगर मिला लिए जाएं तो इनको मिलाकर मैथ्स के पेपर तक आपके 10 से 11 दिन के आसपास आपको समय मिल रहा है। ये आपकी अभी तक की पढ़ाई का सबसे इंपैक्टफुल टाइम है। और याद रखिए, इसको हर एक आवर जो है, 1 घंटा, हर 1 घंटा बेहतर ढंग से इस्तेमाल करिए। उसको अच्छी स्ट्रैटेजीज बना के करिए जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अभी मैं आपको फिजिक्स के शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाना सिखाता हूं। हालांकि फ्लो चार्ट्स वगैरह आपको सब सैंपल पेपर वगैरह इन सब चीजों में मिल जाएंगे। मैं आपको एक बेहतर ढंग से रिकॉल करना सिखाता हूं, जो बहुत कम समय में आपको चैप्टर को रिकॉल करने में हेल्प करेगा।
याद रखिए एग्जाम में आपको रिकॉल करना है और आपको वहां पर चीजें लिखनी है, तो वहां आपके पास ज्यादा समय होगा नहीं, तो रिकॉल करने की प्रैक्टिस बार बार करिए ताकि वहां आपको टाइम ना लगे। लिखकर आप इस तरह का जो मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह से एक ही पेज पर पूरे चैप्टर का एक चार्ट बनाइए, और इससे होगा ये कि जब आप लिखकर इस तरह से चार्ट्स बनाते हैं तो पहली बात तो शॉर्ट मेथड से बनाएंगे और इसमें आपका टाइम कम लगेगा। दूसरा ये होगा कि जब आप लिखते हैं तो आपकी एयर मेमोरी, आई मेमोरी और मोटर मेमोरी, तीनों तरह की मेमोरी इसमें इन्वॉल्व होती है, जिसका बहुत ही अच्छा रिटेनिंग पावर ब्रेन की रहती है, जो भी आप पढ़ रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं इस तरीके से। इनके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, फिलहाल ये कि बहुत ही बेनिफिशियल तरीका है। तो आप आइए देखिए, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहली जो चीज है इसमें एक चार्ज का पहला फॉर्मूला होता है चैप्टर में, Q = NE। यहां आपको रिकॉल करना चाहिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यूनिट पे भी ध्यान देते जाइएगा, साल भर आपने पढ़ा हुआ तो कुछ खास आपको परेशानी जाएगी नहीं, सब चीजें अधिकतर आपकी टच में है, बस जल्दी जल्दी और एक्यूरेटली आपको रिकॉल करने की आदत डालनी है। अब यहां पर आपने देखा होगा कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी एक आपका क्वेश्चन होता है रिफ्रेशर्स वगैरह में, तो वहां की वैल्यू आप लिख लीजिएगी 6.25 × 10⁻⁸ कितना 18, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में। इसके बाद चले तो दूसरा फॉर्मूला हमारा आता है यहां पर करंट का। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की कूलम, टाइम की सेकंड। इस चीज को ध्यान रखिएगा। करंट को मेजर करा जाता है अमीटर से, और अमीटर को हमेशा कनेक्ट करते हैं कहां पर, करते हैं कहां, सीरीज में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिकॉल करिए बराबर। इसके बाद करंट के बाद आता है वोल्टेज। वोल्टेज को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का भी एक आपका क्वेश्चन इस पे बन सकता है। इस तरीके से आ जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ये मैं भी आपको सबसे आसान और सिंपल तरीके से इनकी डेफिनेशंस बता रहा हूं, जिन्हें रिकॉल करना बड़ा आसान होता है। इनकी डेफिनेशन जनरली नहीं पूछी जाती है। तो ये हो गया, इसे मेजर करा जाता है वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को लगाते हैं पैरेलल में। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए इसे पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो होता है कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते तो वहां पर आता है आर। आप सभी जानते होंगे, हमारी क्लास में बच्चे से याद रखते हैं, ओम अंकल के लड़के का नाम वीर, V = IR। तो इससे उसे इन्हें याद रहता है। यहां पर याद रखिएगा, रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना कम होगा। अब यहां पर इसका ग्राफ रिकॉल करिए, देखिएगा कि आप इसका ग्राफ जो होता था V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन होता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो भी चीजें होती हैं उनका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये भी एग्जाम में एक नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद ओम्स लॉ के बाद आप देखें तो रेजिस्टेंस आता है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यानी थिकनेस ऑफ द वायर। इन्हें कंबाइन कर लिखें आप तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है L/A, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां पर अगली स्टेप पर जाएं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा यहां, जिसे बुलाते हैं हम रो, यानी कि रेजिस्टिविटी। ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। तो रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल जैसे कि आप एग्जांपल के ले सकते हैं, नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस है 60 टाइम्स ज्यादा होता है कॉपर के रेजिस्टेंस से। और साथ ही साथ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जो मेटल्स होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ने पर उनका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये हो गया R = ρL/A। यहां इसकी यूनिट पे काम कर लीजिएगा, ओम मीटर उसकी यूनिट होती है। इसके बाद आता है पैरेलल और सीरीज कनेक्शन, जिसमें आप मानकर चलिए कि 100% चांसेस हैं कि, जिसमें आप मान के चलिए कि 100% चांसेस हैं कि सीरीज जो आपका सर्किट डायग्राम्स होते हैं, इसके ऊपर आपका सीरीज और पैरेलल के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा वो।
तो इसमें आप देखिए तो जब पैरेलल में कनेक्शन होता है, पैरेलल में याद रखिए एक सिंगल वायर होता है, करंट के बहने के लिए एक ही रास्ता होता है, वायर चाहे कैसा भी बैंड क्यों ना हो, करंट जब तक एक रास्ते पर बह रहा है, कितनी रेजिस्टेंस को पार करके जा रहा है, याद रखिए वो सीरीज में होता है। और जैसे ही वो डिवाइड होता है, डिवाइड होता मतलब जैसे कि आप इस तरीके से कितने ही रेजिस्टेंस एक के बाद एक लगाते जाइए, ये तीनों ही रेजिस्टेंस सीरीज में है क्योंकि वायर एक है, करंट के लिए एक ही रास्ता है। जैसे ही यहां से करंट को रास्ता बदलता है, डिवाइड होता है, ये और ये अब पैरेलल में आ गए हैं। तो ये इसको जानने का आसान तरीका है, सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज क्या रहता है, सेम। तो अगर सीरीज में 3 आपके रेजिस्टेंस लगे हैं या 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, तो उसका रिजल्टेंट आप उन्हें इंडिविजुअली ऐड करके निकाल देंगे। ये हो गया आपका सीरीज का। पैरेलल का अगर आपको निकालना है तो पैरेलल में जो रिजल्टेंट होता है उसका रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। ये आपका हो गया पैरेलल। यहां पे ध्यान रखिएगा, सीरीज के अंदर जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम, और पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड होता है। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में आपका करंट जो है ये डिवाइड होगा और आपका वोल्टेज जो है वो क्या होगा, सेम। यानी यहां आप करंट जो है, इसके अंदर करंट आप I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे करके ऐड करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेम वोल्टेज ऐसे निकाल सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐड करके निकाल सकते हैं। इनकी डेरिवेशन चाहे तो देख सकते हैं, वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ये सीरीज और पैरेलल का हो गया। अब आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल इन सीरीज सर्किट। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरेलल एंड सीरीज सर्किट, तो रिकॉल करिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है इन पॉइंट्स को बार बार, एक बार आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। पैरेलल के एडवांटेजेस होते हैं कि इफ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग। सीरीज में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एक खराब होगा तो बाकी सब काम करना बंद होंगे। सेकंड है, इन पैरेलल all appliances have their on switch so that they can be turn on or off separately। आपका सीरीज में ही आपको नहीं मिलेगा, वहां सबके लिए एक स्विच होगा, एक साथ ऑन ऑफ हो पाएंगे। तीसरा एडवांटेज पैरेलल में आपको होगा, ऑल द अप्लायंसेस गेट्स 220 वोल्ट सप्लाई फ्रॉम द मेन सप्लाई लाइन, क्योंकि यहां पर आपका वोल्टेज जो रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन सीरीज में आपका क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो सारे उनकी फंक्शनिंग पर वो असर डालेगा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इन पैरेलल द ओवरऑल रेजिस्टेंस इज वेरी लो एंड इन सीरीज द ओवरऑल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। तो ये 4 इसके फायदे हैं और नुकसान है, कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। एक और इसमें टॉपिक आता है नाइक्रोम। एज ए हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग अप्लायंसेस में अलॉय को, या हमारा मेन कह लीजिए कि नाइक्रोम को क्यों यूज किया जाता है, तो यहां आपको बताना पड़ेगा कि नाइक्रोम, आप ये याद रख सकते हैं चाहे तो, कि निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन से मिलकर ये अलॉय बनता है। अब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि अलॉय क्यों यूज किया जाता है, तो अलॉय के लिए आप लिख सकते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होने के कारण ये हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो हीटिंग एज ए हीटिंग एलिमेंट इसे यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये नाइक्रोम डज नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर, काफी ज्यादा रेड हॉट हो जाने के बाद भी ये बर्न नहीं होता है। ये इसकी दूसरी खूबी है जो इस चीज के लिए इसे प्रॉपर बनाती है। अब आता है इस हमारे न्यूमेरिकल डिपार्टमेंट का एक और टॉपिक, वो होता है पावर। पावर होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। यहां आप इसे एनर्जी से भी इक्वेट कर सकते हैं, तो एनर्जी अपॉन टाइम, इसी से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास आएगा पावर इंटू टाइम। यहां आपको जो चीज नोट कर लेनी चाहिए वो हो जाएगी, एक तो यहां की पावर की यूनिट वॉट है, वर्क की यूनिट आप जानते हैं जूल और सेकंड है। पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है KWH, इस पे बड़े मोड न्यूमेरिकल हैं, तो उन्हें याद रखिएगा। जो मंथ की बिलिंग वगैरह निकालने का आता है कि इतने बल्ब इतने घंटे तक, एक मंथ तक 30 डेज तक चल रहे हैं, रेफ्रिजरेटर आयरन वगैरह यूज कर रहे हैं, इतने वॉट का इतने वोल्ट का, तो पावर कैलकुलेट जब भी करी जाती है तो KWH कमर्शियल यूनिट है, उसमें आपको निकालना होगा। तो ये मार्क करिए कि आपके दिमाग को ये चीज याद रहे। इसके बाद बच्चों को याद करने के लिए मैं ये फॉर्मूला बताता हूं, VIP वाला। पावर के कई सारे आपके पास फॉर्मूले हैं, तो पहला अगर आप ये रिकॉल कर पाए, VIP याद रखने का तरीका है बस, VIP आप पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। अब यहां पर आप ओम्स लॉ से अगर वैल्यू पुट करें, आपका ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, यहां V की जगह अगर आप IR डाल दें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका I स्क्वायर R,
और इसी फॉर्मूले में अगर आप आई की वैल्यू यहां से निकालें यानी v अपॉन आर वो डाल दें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर। इस तरह से आपको पावर के लगभग सारे फॉर्मूले मिल गए हैं। इनका इस्तेमाल आप न्यूमेरिकल्स में कर सकते हैं। इस तरीके से तो ये आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहां का बचता है वो जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ ये कहता है कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द resistance of the conductor and directly proportional to the time for which the current flow through the conductor। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं जूल्स लॉ। तो ये हो गया दोस्तों जूल्स लॉ। एक और टॉपिक जो एग्जाम में 1 नंबर में कई बार पूछा जाता है कि जो फिलामेंट ऑफ बल्ब है इसके अंदर कौन से वायर का यूज किया जाता है। तो याद रखिए वो होता है टंगस्टन। कौन सी गैसेस उसके अंदर होती हैं। तो गैसेस में आप लिख सकते हैं आर्गन एंड नाइट्रोजन और मिक्सचर ऑफ बोथ। तो ये पॉइंट है। इस तरीके से आप पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। बड़ा आसान है। याद रखिए पेपर पर आप ही को लिखना है, खुद कर देखना नहीं है। ये देखकर आप समझ लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पेपर पे अगर ये सारी चीजें आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी इस चैप्टर की हो चुकी है। अब बात रही न्यूमेरिकल्स की, तो वो आपको थोड़े से लगाने होंगे। पिछले 10 साल के सैंपल पेपर में जो भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं आप उन्हें कर लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। ये शॉर्ट में बड़े आसान तरीके से मैं आपको इस चैप्टर की प्रिपरेशन का तरीका। अब आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑस्ट्रेड ने 1820 में ये चीज़ बताई थी कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसके आसपास हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसमें डेफिनेशन बेसिक जो रहती है छोटी मोटी वो जनरली एग्जाम में नहीं पूछी जाती। जो काम की बातें हैं मैं आपको हर चैप्टर के वही बता रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। 3 प्रॉपर्टीज हैं इसकी। पहली प्रॉपर्टी होगी कि ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एट द साउथ पोल। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें हो जाएगी इसकी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स। दिस शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द पोल्स। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिस पर कि अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर सेपरेटली भी एक अलग से क्वेश्चन यानी कि पूछा जा सकता है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो थर्ड प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि why do magnetic field lines do not intersect each other? Because if they intersect at a point, then at that point we can draw 2 tangents which will give us 2 different direction of the magnetic field at a point, which is not possible। ये उसका रीजन हो जाएगा। तो अगला इसका सेकंड टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ड्यू टू डिफरेंट शेप्स। तो इसमें सबसे पहला होता है दोस्तों स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपने पढ़ा होगा कि राइट हैंड थंब रूल से या मैक्सवेल कॉक्स टू रूल से दिया जाता है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इसमें मैग्नेटिक फील्ड होंगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो फैक्टर पे डिपेंड करती है वो होता है पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। आप याद रखिएगा अगले जितने भी हम शेप पढ़ेंगे अभी इसके बाद 3-4 जो शेप लिए जाएंगे उनमें सभी में करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस बात को आप बड़े आराम से याद रख सकते हैं। दूसरा जो होगा पॉइंट, अगर आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है तो इसे सर्कुलर शेप में ले लीजिए। इस तरह से आपने डायग्राम्स देखे होंगे, बैटरी यहां पर कनेक्टेड रहेगी, वायर को सर्कुलर शेप में ले आए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो रहेगा कंडक्टर के आसपास वो सर्कुलर ही रहेगा। जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाते हैं तो सेंटर पे जाकर बिल्कुल लगभग स्ट्रेट लाइंस आ जाती हैं। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है।
पहले बोर्ड में कि सेंटर पर जो है किस तरह का सर्कुलर लूप के मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है, तो याद रखिए वो स्ट्रेट होता है। तो इसी में आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से नॉर्थ और साउथ पोल मिलते हैं। याद रखिए जब भी एक सर्कुलर लूप से करंट फ्लो होगा, उसका एक फेस नॉर्थ बनेगा और एक साउथ बनेगा, तो उसे याद रखने का तरीका आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर करंट इस तरह से जा रहा है यानी कि क्लॉकवाइज, तो ये शो करता है, याद रखिए क्या, साउथ पोल। और अगर यही करंट एंटी क्लॉकवाइज अगर आ गया, तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि वो फेस होगा नॉर्थ। अगर फ्रंट आपका साउथ है तो बैक साइड से आप देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा पोल हो जाएगा। यानी कि अगर फ्रंट से आप देख रहे हैं तो साउथ है, तो पीछे से जाकर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। इस तरीके से इसका हो गया। आप तो अगला टॉपिक है इसमें सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का ध्यान रखिएगा, डायग्राम बहुत अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस करिएगा, ये एग्जाम में आता है। आपने इस तरह से देखा होगा, बैटरी कनेक्ट होती है, यहां पर आप की वगैरह इसमें बता सकते हैं। मैं इतना डिटेल में डायग्राम फिलहाल नहीं बना रहा हूं। इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसमें यहां से एंट्री लेता करंट, तो ये आपका साउथ पोल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें आपको एरो इस तरह से बनाने होंगे। अब इसकी खास बात होती है, अगर आप इसे बनाएं तो यहां से अंदर जब लाइंस बनाएंगे तब ध्यान रखना कोई भी लाइन इसके अंदर इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी में बात की है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इस तरीके से इनमें ये डायरेक्शन आपको बताना बहुत जरूरी है। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न। ड्यू टू ए सोलेनॉइड। तो 3 नंबर का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से ये, या मान के चलिए इस चैप्टर में 2-3 अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक ले तो उनमें से एक जो टॉप मोस्ट टॉपिक होगा वो सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जो कि आसपास के आपको पढ़ने में लगेंगे, जाने पहचाने हैं। तो अगर आप इसमें सोलेनॉइड का 3 नंबर के लिए प्रिपेयर करें तो वो डिफाइन सोलेनॉइड, ड्रॉ इट्स डायग्राम एंड डिपेंड राइट द फैक्टर्स ऑन विच इट्स मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। तो आप लिख सकते हैं सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सोलेनॉइड की, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर तो सब में सेम जैसा मैंने बताया था, डिपेंड्स ऑन द करंट। जैसे आप करंट इंक्रीज करेंगे, एज वी इंक्रीज द करंट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड आल्सो डिपेंड्स। दूसरा फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है वो होगा टर्न्स, नंबर्स ऑफ टर्न्स। तो एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, ये सोलेनॉइड के जो टर्न्स आप इंक्रीज करेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। तीसरा जो है फैक्टर वो है कोर मटेरियल। तो उसमें सॉफ्ट आयरन इसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अब अगर आप बात करें अगले टॉपिक की, तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बिल्कुल इसी की तरह आप कह लीजिए इसके अंदर जैसे, तो अगर आप इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं और उस पर इस तरह से वायर जो है रैप करते हैं, यहां बैटरी आप नीचे कनेक्ट करके शो दिखा सकते हैं इधर पे, इस तरह से सोलेनॉइड। ऐसा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ नहीं है, जब यही कॉपर वायर आप एक सॉफ्ट आयरन के आसपास इस तरह से लपेट देते हैं तो ये बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है जिसमें कि मैग्नेटिज्म तब तक रहता है जब तक कि आप उससे करंट फ्लो होता है। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि भाई सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज सॉफ्ट आयरन लूजेस ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म एज द करंट इज स्विच्ड ऑफ। जैसे करंट ऑफ करेंगे इसका सारा मैग्नेटिज्म जो होता है चला जाता है, यानी कि ये सिर्फ लोहा लंगड़ बच जाएगा। अब इसका किन फैक्टर्स पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स वही है, पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जैसे आप करंट बढ़ाएंगे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस। और तीसरा इसका जो अलग आता है इसके कोर, इसका था थर्ड वाला कोर मटेरियल, इसमें आएगा एयर गैप बिटवीन द पोल्स। यानी कि आप इसी मैग्नेट को अगर इस तरह से बना लें, आप नाम भी इसका जानते होंगे होर्शू मैग्नेट शेप में, अगर इसे आप बना लें ऐसा, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आप जितना पास लाएंगे
उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये। तो हमारा अगला टॉपिक इस चैप्टर का आता है डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए। बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है। तो बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिज्म तब तक रहेगा जब तक उससे करंट फ्लो हो रहा है। बार मैग्नेट जो होता है वीक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बार मैग्नेट की जो पोलरिटी उसे आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि नॉर्थ और पोल को चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन चेंज द पोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज, बट वी कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट और द नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये इनके डिफरेंसेस आपको हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है जो उसे मूव करवाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब वो जो फोर्स लगता है वो ध्यान रखिएगा कि परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, करंट के एंड मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड और करंट के परपेंडिकुलर होता है फोर्स। तो how can we change the direction of the force? By changing the current flowing in the conductor, we can reverse the direction of force. By changing the magnetic field direction, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें तो भी आप फोर्स का डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस फोर्स को फाइंड करने के लिए एक रूल है जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आप सभी ने पढ़ा हुआ है। रूल का नाम जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स निकाल सकता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो ये कहता है कि स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन बाय द फोर फिंगर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द मिडिल फिंगर, देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर इज गिवन बाय थंब। तो इसका इस्तेमाल करके आप एक इस पे क्वेश्चन हैं, आप एक दो अगर लगाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो सबको पता चल जाएगा। तो अब आता है दोस्तों टॉपिक डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में याद रखिएगा वायर हमारे जो जनरली 3 कलर के यूज होते हैं, जिसमें रेड वायर जनरली लाइव वायर होता है, ग्रीन वायर अर्थिंग का वायर होता है और ब्लैक जो होता है वो न्यूट्रल वायर होता है। अर्थिंग इसलिए की जाती है अप्लायंसेस जो होते हैं, हेवी अप्लायंसेस स्पेशली उनकी, ताकि आप अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक से बचा सकें। अब इसके अंदर जो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में वो है ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर टच कर जाएं तो यहां पर रेजिस्टेंस जो होता है बहुत कम हो जाता है और इस कारण से करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपका जो है वहां पर आग लगने का खतरा होता है। दूसरा ओवरलोडिंग, अगर बहुत सारे अप्लायंसेज, इफ टू मेनी हेवी अप्लायंसेज आर स्विच ऑन एट द सेम टाइम, देन they draw extremely large current from the circuit. This can also increase the temperature and fire may be started. इस चैप्टर का अगला टॉपिक आता है लास्ट, आप कह लीजिए फ्यूज। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो आपकी हाउस होल्ड वायरिंग को प्रोटेक्ट करता है। एक थिन प्लेटेड शॉर्ट आपका जो है कॉपर वायर होता है, जिससे जब एक लिमिट के बाद करंट एक्सीड करता है वैल्यू को तो वो मेल्ट होकर टूट जाता है और आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेज जो भी होते हैं उन्हें सेफ रखता है। तो ये इस चैप्टर का रिवीजन है। आप इसका अपने हाथों से चार्ट बनाइए, कितने टॉपिक्स आप रिकॉल कर पा रहे हैं। याद रखिए जो आप रिकॉल कर पा रहे हैं वही आपकी लर्निंग है। अदरवाइज आप देखकर सामने पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग आपको उस टाइम पे बताएगा कि हाँ आपको ये आता है, लेकिन एग्जाम में आप रिकॉल नहीं कर पाते। कारण वही है कि आपने रिकॉल करने की प्रैक्टिस नहीं की है। तो उसकी प्रैक्टिस करिए, ये आप अपने हाथों से बनाइए, बार बार बनाइए पेज पर। बहुत जल्दी आपको 10 से 15 मिनट में आप आराम से बड़े पूरे चैप्टर को रिकॉल कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स जरूर आप पेपर पेन लेकर उन्हें सॉल्व करिए। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे उतना अच्छा है। स्पेशली सिर्फ वही न्यूमेरिकल्स लगाइए जो पिछले 8-10 सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। उल्टे सीधे न्यूमेरिकल्स लगाने का टाइम बिल्कुल नहीं है, जिन्हें आप रिफ्रेशर से लगाएं या दूसरे टफ कोई दोस्त वगैरह आपका जो है ग्रुप्स में सेंड कर देता है और उन न्यूमेरिकल्स को लगाकर आप बेवजह अपना टाइम खराब करें। तो केवल जिन क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड में आए हैं उन्हीं के ऊपर अपना टाइम खर्च करें। आइए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर।